नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे बच्चों के कमेंट आने के बाद इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 7 जिसका नाम है अनुवांशिकता तथा जैव विकास, इस चैप्टर के सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। जितने भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं सबका आंसर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एकदम आसान भाषा में आपको आंसर बताने का प्रयास करेंगे ताकि कहीं से कोई दिक्कत देखने को ना मिले। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए, विभिन्नता क्या है? जननिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करें। विभिन्नता क्या है? जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता का वर्णन करें। देखिए कह रहे जब एक ही जाति के जीवों में कुछ लक्षणों में अंतर पाया जाता है तो उसे विभिन्नता कहते हैं। जब एक ही जाति के जीवों में कुछ लक्षणों में अंतर पाया जाता है तो उसे विभिन्नता कहेंगे। जननिक विभिन्नता वे होती है जो जीन में परिवर्तन के कारण होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। अब कह रहा है कायिक विभिन्नता वे होती हैं जो किसी जीव के पर्यावरण या जीवन शैली में परिवर्तन के कारण होती है। ये वंशानुगत नहीं होती है। यह वंशानुगत क्या होती है? नहीं होती है। समझ में आ रहा है? और जो जननिक परिवर्तन है यह वंशानुगत होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है। समझ में आ रहा है? प्रश्न में पूछा गया था कि सबसे पहले विभिन्नता क्या, हमने विभिन्नता बताया। उसके बाद जननिक विभिन्नता पूछा गया था, उसके बाद कायिक विभिन्नता है। तो आप लोग टॉपिक बना के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले विभिन्नता क्या है ऐसे कर लीजिएगा, फिर जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता का वर्णन करना है तो हेडिंग यहाँ पर दे देना है जननिक विभिन्नता, फिर इसका परिभाषा लिख दीजिएगा। फिर कायिक विभिन्नता आपको हेडिंग देना है, पुनः उसको लिखना है। बढ़िया से हेडिंग बना के लिखिएगा ताकि पेज भरा भरा दिखे और पूरा नंबर मिलने की संभावना बनी रहे। ठीक है ना, ऐसा बढ़िया से लिखना है। स्क्रीनशॉट ले दीजिएगा साथ में। दूसरा प्रश्न है, देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, मेंडल वाला। कह रहे कि मेंडल द्वारा मटर पर किए गए एक संकर संकरण के प्रयोग तथा निष्कर्ष का वर्णन करें। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए उसका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो कह ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए। उन्होंने विभिन्न लक्षणों जैसे बीज का रंग, आकार, फूल आदि का अध्ययन किया। उन्होंने बीज का रंग, आकार, फूलों का रंग इत्यादि का उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, कह रहे एक संकर संकरण में जब मेंडल ने एक गुण पर आधारित दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी पौधे एक जैसे निकले। जो प्रथम पीढ़ी F1 था उसमें जो पौधे एक जैसे निकले। F2 पीढ़ी में उन्होंने पाया कि 3:1 के अनुपात में विभाजित हुए। दूसरी पीढ़ी में 3:1 में, और याद रखना F2 पीढ़ी में कितना पाया कि गुण 3:1 में क्या हुआ? विभाजित हुआ। इससे मेंडल ने दो मुख्य नियम बनाए, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। पहला नियम बनाया पृथक्करण का नियम, दूसरा बनाया स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ठीक है ना, मेंडल ने कितने नियम बनाए? दो नियम, पहला पृथक्करण का नियम, दूसरा स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ये बस इतना लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे 3 नंबर प्रश्न काफ़ी शानदार। मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करें। मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का आपको वर्णन करना है। देखिए करें कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण लिंग क्रोमोसोम द्वारा होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण लिंग क्रोमोसोम द्वारा होता है। स्त्रियों में XX क्रोमोसोम होते हैं जबकि पुरुषों में XY क्रोमोसोम। यदि शुक्राणु X क्रोमोसोम लेकर अंडाणु से निषेचित होता है तो बच्ची XX उत्पन्न होती है। करें कि यदि शुक्राणु से X क्रोमोसोम और अंडाणु से Y, अंडाणु से क्या Y अगर मिल जाएगा तो हमारे अगर शुक्राणु से X और अंडाणु से भी X, अंडाणु शुक्राणु, क्योंकि अंडाणु में तो XX होता है। अगर शुक्राणु से हमारा शुक्राणु में क्या होगा? X और Y, तो इससे अगर X आकर इसे मिलेगा तो हमारा XX बन जाएगा, तो हमारा क्या होगा? बच्ची हो जाएगी। और यदि शुक्राणु Y क्रोमोसोम से लेकर निषेचन करता है तो बच्चा XY उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें XY दोनों होता है। जब इसमें से Y निकल के XX से मिलेगा तो XY बन जाएगा, XY, तो वहाँ पर क्या होगा? बच्चा पैदा होता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण पुरुष के द्वारा नियंत्रित होता है। जो लिंग निर्धारण है किसके द्वारा किस पर डिपेंड करता है? तो आपको बोलना है पुरुषों पर। ठीक है ना, पुरुषों पर, पुरुषों के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। कोई दिक्कत? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करें। बस यही विधि है कि महिलाओं में XX पाया जाता है, पुरुषों में XY पाया जाता है। पुरुषों पर डिपेंड करता है कि शुक्राणु में क्या निकल रहा है। शुक्राणु से अगर X निकलेगा तो आपका लड़की हो जाएगी। शुक्राणु से अगर Y निकलता है, Y क्रोमोसोम, तो क्या हो जाएगा? लड़की होने की संभावना, लड़का होने की संभावना हो जाती है। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न है।
जैव विकास क्या है? लामार्कवाद का वर्णन करें। जैव विकास यहाँ पूछ रहा है क्या है जैव विकास। देखिए, जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसमें सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन के माध्यम से जटिल जीवों का विकास होता है। यहाँ पर क्या होता है? जटिल जीवों का क्या होता है? विकास होता है। लामार्क ने उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत दिया था। लामार्क ने किसका सिद्धांत दिया था? तो उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया था? लामार्क ने दिया था। ठीक है, उसने कहा कि किसी अंग का लगातार उपयोग करने से वह विकसित हो जाता है। किसी अंग का लगातार उपयोग करने से क्या होता है? विकसित हो जाता है। और जो अंग उपयोग नहीं आता वह लुप्त हो जाता है। जो अंग उपयोग नहीं आता वह क्या होता है? लुप्त हो जाता है। ये अर्जित लक्षण संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये जो अर्जित लक्षण है वो क्या होता है? संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है ना। हालांकि आधुनिक आनुवंशिकता का लामार्कवाद इस धारणा को स्वीकार नहीं किया है, स्वीकार इसको नहीं किया है। हालांकि आधुनिक आनुवंशिकी ने लामार्कवाद का इस धारणा को स्वीकार नहीं किया है। ठीक है ना। चलिए आगे 5 नंबर प्रश्न है, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है ना। डार्विन, देखिए इसका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन, जो एक महान वैज्ञानिक था। करें कि चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों में प्राकृतिक रूप से कुछ विविधताएं होती हैं। इनके अनुसार जीवों में प्राकृतिक रूप से क्या होती है? कुछ विविधताएं होती हैं। पर्यावरण के अनुसार जो जीव अधिक अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं और संतति उत्पन्न करते हैं। और क्या करते हैं? संतति को उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में जो जीव कमजोर या अनुकूल नहीं होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। वो यहाँ क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे नई प्रजातियाँ उत्पन्न होती है। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहा जाता है। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहा जाता है। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। इस प्रश्न में कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न में बस प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का वर्णन। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। इनके बस इन सिद्धांत के अनुसार जीवों में प्राकृतिक रूप से कुछ विविधताएं होती हैं। पर्यावरण के अनुसार जो जीव अधिक अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं। जो जीव क्या होते हैं? अधिक अनुकूल होते हैं, वही अपने जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं, संतति को उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में जो जीव कमजोर या अनुकूल नहीं होते वे नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? इसमें नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे नई जातियाँ उत्पन्न होती है, जिसे योग्यता का उत्तरजीविता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको एक 6 नंबर प्रश्न इसमें मिलेगा इसी चैप्टर में, जिसका नाम है, प्रश्न का देखिए क्वेश्चन, आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोतों का वर्णन करें। आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोतों का आपको यहाँ वर्णन करना। देखिए, आनुवांशिक विभिन्नता के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। आनुवांशिक विभिन्नता के मुख्य स्रोत क्या है? निम्नलिखित। देखिए पहला, इसमें केवल स्रोतों का वर्णन करना था आपको। पहला है, देखिए पहला क्या कह रहा है? युग्मकों का स्वतंत्र पृथक्करण। युग्मकों का क्या कह रहा है? स्वतंत्र पृथक्करण कह रहा है। ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है आपका क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है। तीसरा है उत्परिवर्तन। चौथा है जनसंख्या में जीन आवृत्ति का परिवर्तन। आगे इन स्रोतों के कारण एक जाति के जीवों में अलग अलग लक्षण विकसित होते हैं और जैव विकास की प्रक्रिया सहायक होते हैं। जैव विकास की प्रक्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है। तो ये सभी क्या है? मुख्य स्रोत हैं। ये सभी क्या है? मुख्य स्रोत हैं 4। ठीक है ना। आप चाहें चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपके बुक में भी स्पष्ट दे रखा है, थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं, चाहे इतना भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्णन करने के लिए बोले तो आप लिख दीजिएगा, आपके बुक में इन 4 टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। आगे, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें। आखिर पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है। देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। 3.5 अरब 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। प्रारंभिक वातावरण औपचारिक था, जिससे जल वाष्प, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन गैसें उपस्थित थी। देखिए यहाँ पर मिलर और दोनों वैज्ञानिक थे। मिलर और उरे क्या थे? दोनों वैज्ञानिक थे। करके मिलर और उरे के प्रयोग से यह प्रमाणित हुआ कि बिजली के प्रभाव से ये गैसें मिलकर सरल अमीनो अम्ल जैसे जैविक अणु बना सकी। धीरे धीरे ये अणु आपस में मिलकर कोशिकाओं का निर्माण करने लगे और जीवन की शुरुआत हो गई। और जीवन की शुरुआत क्या हो गई? मिलर और उरे के अनुसार। इनके अनुसार देखिए विकास कैसे हुआ। तो कह रहे कि बिजली के प्रभाव से गैस है। यहाँ पर देखिए इनका कारण शुरू से देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। इसको याद रखिएगा। कह रहे कि प्रारंभिक वातावरण औपचारिक था। क्या था? औपचारिक था, जिसमें जलवाष्प, अमोनिया और मीथेन और हाइड्रोजन गैसें क्या थी? कह रहे कि इन मिलर और उरे वैज्ञानिक के अनुसार ये गैसें आपस में मिलकर
करके बिजली के प्रभाव से गैस से मिलके अमीनो अम्ल जैसे जैविक अणु बना दिए। अब धीरे धीरे ये अणु आपस में मिलके यहाँ पर कोशिका का निर्माण कर दिए। क्या कर दी? कोशिका का निर्माण कर दिए, करने लगे और जीवन की शुरुआत हुई। और जीवन की शुरुआत क्या हुई? फाइनली यहाँ से जीवन की शुरुआत हो गई। आगे एक लास्ट क्वेश्चन है, जीवों में जाति उद्भवन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? जीवों में जाति उद्भवन की प्रक्रिया कैसे संभव होती है? देखिए, जाति उद्भवन की प्रक्रिया के अंतर्गत एक ही जाति के सदस्य किसी कारण से दो अलग अलग समूह में बढ़ जाते हैं। जाति उद्भवन की प्रक्रिया से एक ही जाति के सदस्य किसी कारण से दो अलग अलग समूह में बढ़ जाते हैं। ये समूह भौगोलिक या आनुवंशिक कारण से अलग हो जाते हैं। ये समूह भौगोलिक या आनुवंशिक कारण से अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे उनमें अलग अलग लक्षण विकसित होते हैं और वे आपस में संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार एक नई जाति का जन्म होता है, इसे जाति उद्भवन की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार एक नई जाति क्या होता है? जन्म हो जाता है, जिसे जाति उद्भवन की प्रक्रिया कहते हैं। जाति उद्भवन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं ये 8 प्रश्न आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है, तो बल्ले बल्ले है। ठीक है ना? आप ये 8 प्रश्नों को बढ़िया से रेडी कर लीजिएगा और प्रयास करिए कि रिवीजन करते रहिएगा। आप समझ में नहीं आया तो आप इसको नोट करिए, 1-2 बार पढ़िए, आपको जरूर समझ में आएगा। पूरा समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? आप इस चैप्टर को एक बार प्रयास करिए कि पूरा एक बार कोचिंग स्कूल में तो पढ़ रखे होंगे आप इसको, लेकिन प्रयास करना आपको घर पर भी खुद से एक बार इसको पढ़ा जाए बैठ के, ताकि कहीं से जो भी दिक्कत हो पहले एक बार बुक को आप बढ़िया खुद से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, वीडियो देखने का काम ही नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है? तो प्रयास करिए, 8 क्वेश्चन को बढ़िया से नोट करके लिख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।